नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ करेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल उस काल या समय को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? इस समय का इतिहास पूर्ण रूप से उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। जैसे पाषाण काल। अब पाषाण काल को अगर आप देखोगे तो इस समय जो पत्थर के औजार वगैरह है, सिर्फ इन्हीं से हम अनुमान लगाते कि इस समय जीवन कैसा रहा होगा। पाषाण काल को इतिहास अध्ययन की दृष्टि से हम प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे, क्योंकि इस समय के जो साक्ष्य उपलब्ध है वो पत्थर के औजार ही है, बस इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य सामग्री नहीं है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम उस काल को शामिल करते हैं जब लिपि तो है, लोग लिखना जानते हैं और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन या तो हम उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए या फिर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जैसे हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में रहेगी। इसके साथ ही वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रामाणिक नहीं है, और जब पश्चिमी इतिहासकार नहीं मान रहे तो हमारे वाले भी नहीं मानेंगे। अगला इसमें आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो समय है जब से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, अर्थात इस समय के पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, और इन लिखित साक्ष्यों को यानी कि इस समय की जो लिपि है उसको पढ़ने में भी सफलता मिली है। भारत के लिए ये जो समय है ऐतिहासिक काल, ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। इसमें हम मनुष्य के विकास की प्रक्रिया से हम प्रारंभ करेंगे इतिहास में, कि क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास मनुष्य का इतिहास ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर। हालांकि अब तो पशु पक्षी पेड़ पौधे का इतिहास भी लिखा जाता है, लेकिन मनुष्य की गतिविधियों से संबंधित जो भी ऐतिहासिक रूप से मनुष्य की जो भी गतिविधियां हुई है उनको इतिहास के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो हम मनुष्य को केंद्रित रखकर ही इतिहास का अध्ययन करते हैं ज़्यादातर। तो लगभग 3 करोड़ 60 लाख साल पहले प्राइमेट जाति अस्तित्व में आती है। 3 करोड़ 60 लाख। इस प्राइमेट प्रजाति से लगभग 2 करोड़ 40 लाख साल पहले होमिनाइड प्रजाति विकसित होती है, जिसको वानर या एप कहा जाता है। एपीई, एप, एप या वानर। ये इस प्राइमेट से एवोल्यूशन के बाद बनी है, लगभग 2 करोड़ 40 लाख साल पहले, जिसको होमिनाइड कहा गया है। ये होमिनाइड लगभग 56 लाख वर्ष पहले, ये जो समय है ये प्लायोसिन युग का समय है। 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड के रूप में विकसित होते हैं। कौन? होमिनाइड। होमिनाइड होमिनिड बन जाता है। ये माना जाता है कि होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। मतलब ये मनुष्य बनने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम, किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ है, तो इसका उद्भव अफ्रीका में माना जाता है कि होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ है, क्योंकि साक्ष्य कुछ इसी प्रकार के मिले हैं। ये जो होमिनिड है ये सीधे खड़े होकर चलते थे। इनके मस्तिष्क का जो आकार है वो भी बड़ा था, और अपने हाथों से ये औजार बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था।
होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर होमो प्रजाति बनती है, यानी कि जो मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति के रूप में विकसित होना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होता है कि दक्षिण के वानर। ये खुले मैदानों में रहते थे और इनसे पहले के अगर वानर आप देखोगे तो वो जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों पर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मैदानों में, जमीन पर, खुले मैदान में रहने लगे। जीवाश्म के रूप में अगर हम देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम होमिनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही है, जो तंजानिया से मिला है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि होमो प्रजाति का विकास कैसे हुआ है। होमो प्रजाति को हम पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से मानव के विकास प्रक्रिया चालू होती है। इससे पहले तो सब बंदर ही है। होमो प्रजाति में पहले क्रम पर आते हैं होमो हेबिलस। ये प्रजाति हथियार, औजार या आप उपकरण कह सकते हो, ये बनाते थे, इसलिए इनको संसार का पहला कारीगर मानव कहा गया है। क्योंकि हथियार बनाना जानते हैं तो इनको कारीगर मानव कहा गया है। इनके जीवाश्म इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। फिर दूसरा आता है होमो इरेक्टस। पहला आया इसमें होमो हेबिलस, जिसको कारीगर मानव कहा गया। दूसरा है होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होकर चलना। जो सीधा खड़ा हो सकता है उसको इरेक्टस कहा गया है। और ये दोनों पैरों पर चलते थे। बाकी बंदरों को आप देखोगे तो वो चारों पैरों पे चलते हैं। जब जमीन पे आ गए तो जमीन पे दो पैरों पे चलना प्रारंभ किया। दो पैरों पर चलने के लिए क्या होगा, सीधा खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये सीधे खड़े हो गए, इसका मतलब इसको क्या कहा गया, होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े हैं और दो पैरों पर चल रहे हैं। ये जो होमो इरेक्टस है इसको पिथेकेंथ्रोपस भी कहा गया है। पिथेकेंथ्रोपस। जिसका अर्थ होता है कि सीधा चलने वाला कपी। कपी यानी कि जो मनुष्य बनने से पहले की जो प्रक्रिया है बंदर और मनुष्य के बीच में, उसको कपी कहा जाता है। तो कपी या कपी मानव भी आप कह सकते हो। तो जो सीधा चलने वाला कपी या कपी मानव है उसको पिथेकेंथ्रोपस कहा गया है। अब जब ये पैर पे चलने लगे तो शांत तो बैठेंगे नहीं, इसलिए ये होमो इरेक्टस, जिसको पिथेकेंथ्रोपस कहा गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप से बाहर आए। अभी हमने देखा है कि जो पहला जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो दुनिया में जितनी भी मानव प्रजाति है वो सब अफ्रीकन मूल की है। तो अब इस बात पे नहीं झगड़ना है कि कौन यहाँ का है, कौन बाहर से आया, कौन एशिया से, कौन अफ्रीका से, कौन यूरोप से, सभी अफ्रीकन ही है, यहीं से निकल के गए सारे। अब हमें इसका पता कैसे चलता है कि जो पिथेकेंथ्रोपस है या होमो इरेक्टस है ये अफ्रीका से बाहर आए? क्योंकि इनके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में मिले हैं। और एशिया में मिलने वाले जीवाश्म अफ्रीका के जीवाश्म के बाद की है। तो स्वाभाविक बात है कि वो बाद में आए हैं, इधर अफ्रीका से एशिया में आए हैं। इस होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया है। तो इसने क्या किया है? सबसे पहले आग का प्रयोग। और होमो हेबिलस ने हथियार या औजार या उपकरण, कारीगर मानव। फिर आता है तीसरा होमो सेपियंस। इसको बुद्धिमान मानव कहा गया। बुद्धिमान मानव, चिंतनशील मानव, प्रज्ञ मानव, यानी कि इसका विकसित हो गया है अब। तो बुद्धिमान मानव। इस बुद्धिमान मानव ने शवाधान प्रक्रिया की शुरुआत करी। और ये यूरोप में मिले, खासकर जर्मनी में होमोसेपियंस।
चौथा आता है होमोसेपियंस सेपियंस, ये इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है होमोसेपियंस का, एडवांस होमोसेपियंस सेपियंस चौथा। ये जो होमोसेपियंस सेपियंस है ये हम है से मतलब है कि जो आज की जो मानव प्रजाति है वो होमोसेपियंस सेपियंस है, और इसका अस्तित्व तो लगभग 30,000 साल पहले प्राप्त होता है। इसकी विशेषता में एक तो खोपड़ी का जो पीछे का भाग है ये गोल है बंदरों का, और अगर इंसानों की खोपड़ी देखोगे तो उसमें डिफरेंस है, इंसानों का गोल होता है और नाक उभरी हुई है। किसकी? होमोसेपियंस सेपियंस की। बंदरों की नाक उभरी हुई नहीं होती है, इंसानों की होती है। तो इसमें एक तो खोपड़ी का पिछला भाग गोल है और दूसरा नाक उभरी हुई है, ये इसके दो कैरेक्टर हैं। नाक उभरी हुई और खोपड़ी गोल। ये मानव प्रजाति के विकास का क्रम था, किस प्रकार से बंदरों से या कपियों एप से मनुष्य का विकास हुआ है, ये समझने के लिए बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं साक्ष्य या उपकरण या औजार जिनको पाषाण उपकरण कह सकते हो, पत्थरों के औजार भी कह सकते हो। पाषाण उपकरणों का विकास भी चरणबद्ध तरीके से हुआ है, इनकी अलग अलग स्टेज है, जैसे ओल्डोवान, एबीवेल वेलियन, एशुली, इस प्रकार से अलग अलग इनके स्तर है, माइक्रोक्वीन, मेस्टेरियन। तो ये चरणबद्ध तरीके से इनका विकास हुआ है। जैसे अगर ओल्डोवान की बात करें तो ये होमो हेबिलस के समय का है। हमने देखा होमो हेबिलस पहला कारीगर मानव है जिसने हथियार बनाया है। तो होमो हेबिलस के समय के है तो केवल अफ्रीका में मिलेंगे, अफ्रीका में भी कहां पर? तंजानिया में। दूसरा है एबीवेलियन। एबीवेलियन यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण उपकरण संस्कृति है, जो केवल यूरोप में ही मिलती है, इसके अलावा कहीं पर मिलती नहीं है। और इस समय जो हथियार या उपकरण या औजार थे वो बहुत भारी भरकम थे, तो ज्यादा इनका विस्तार हुआ नहीं एबीवेलियन का। तीसरा आता है एशुलियन। एशुलियन होमो इरेक्टस के समय का है, इसको निम्न पुरापाषाण काल का भी कहा जाता है। एशुलियन को, एशुलियन संस्कृति के उपकरण भारत में भी मिले हैं। सबसे पहले अतिरम पक्कम से मिले जो मद्रास के पास है, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, इसको एशुलियन को। वैसे एशुलियन जो है ये सेंट एशुलियन के नाम पर है, जो फ्रांस में एक जगह का नाम है, उसके नाम पर इसको एशुलियन नाम दिया गया है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो ये मद्रास में मिले, मद्रास के पास अतिरम पक्कम में, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी कहा गया है। पढ़ेंगे हम इसको विस्तार से। चौथा है कलेक्टोवियन। ये ज्यादा समय तक रहा नहीं तो इसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। एक है वेल्लाई, ये फ्लिंट पत्थरों के उपकरण है और भारत में अतिरम पक्कम महाराष्ट्र के नेवासा यहाँ से मिले, पाकिस्तान में सोन घाटी से मिले हैं। छठा इसमें है माइक्रोक्वीन, ये भी कुछ इसमें खास नहीं है। सातवां है मोस्टेरियन या मोस्टेरियन, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो होमोसेपियंस, इसमें भी अगर आप देखोगे तो विशेष रूप से निएंडरथल मानव, इनके औजार थे ये। इन पुरापाषाणिक
सामग्री और औजार के आधार पर कई विद्वानों ने मानव इतिहास को वर्गीकृत करने का प्रयास किया अलग अलग भागों में। जैसे सीजे थॉमसन ने मानव इतिहास को पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल, इन 3 भागों में विभाजित किया है, जिसको त्रिकाल विभाजन कहा गया है। फिर जॉन लुबाक ने पाषाण काल को पुरापाषाण और नवपाषाण काल में विभाजित किया है। इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस पुस्तक में ये विभाजन दिया हुआ है। तो जो पहला विभाजन दिया है वो सीजे थॉमसन ने दिया। सीजे थॉमसन ने त्रिकाल विभाजन दिया है। त्रिकाल विभाजन, इनका जो विभाजन का आधार था वो पाषाण काल, कांस्य और लोह युग, इन 3 भागों में विभाजित किया है। और जॉन लुबाक जॉन लुबाक ने जो पाषाण काल है इसको पुरापाषाण और नवपाषाण में विभाजित किया है। और इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स जॉन लुबाक की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने पाषाण काल का विभाजन दिया है, पुरापाषाण और नवपाषाण। कामसन और ब्रेडवुड, इन्होंने पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के रूप में वर्गीकृत दिया है। अर्थात इसको पाषाण काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। किसने? कॉमसन और ब्रेडवुड। इन्होंने पुरा, मध्य और नवपाषाण। इन 3 भागों में बांटा है किसको? पाषाण काल को। तो पाषाण काल का इस तरह से विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण को पेलियोलिथिक बोलते हैं, मध्यपाषाण को मिसोलिथिक बोलते हैं, नवपाषाण को नियोलिथिक बोलते हैं। तो हम पाषाण काल को इन्हीं 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला इसमें आता है पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। और इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। रॉबर्ट ब्रूसफूट, इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मद्रास के पास पल्लावरम से पुरापाषाण काल का एक हस्तकुठार प्राप्त किया था 1863 ईस्वी में। और ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। रॉबर्ट ब्रूसफूट 1863 ईस्वी में इनको जो पुरापाषाण काल है इस समय का एक हस्तकुठार प्राप्त हुआ।
कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मद्रास के पास पल्लावरम जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। इसलिए इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये एक विभाजन है पुरापाषाण काल के अंतर्गत। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये पुरापाषाण काल का विभाजन है। पुरापाषाण काल का ये जो विभाजन ये एडवर्ड लार्टेट ने दिया था 1970 में। एडवर्ड लार्टेट 1970 में इन्होंने ये विभाजन दिया था। पहला है इसमें पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण या पूर्व पुरापाषाण भी कहते हैं इसको, लगभग 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व का ये समय है। निम्न पुरापाषाण काल में दो प्रकार के उपकरण मिलते हैं। पहला है चॉपर, चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरी है हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। ये दो प्रकार के उपकरण इस समय मिलते हैं, पूर्व पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण। इस निम्न पुरापाषाण में पेबुल, चॉपर, चॉपिंग एक तो ये है, और दूसरा हस्त कुठार संस्कृति, ये दो प्रकार की है। इसमें पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, इसके जो उपकरण है सबसे पहले सिंधु घाटी की जो सहायक नदी है सोहन नदी घाटी, इससे प्राप्त हुए थे। इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा गया है। सोहन नदी संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति। सोहन नदी जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। इस सोहन घाटी के उत्खनन का कार्य 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने किया था। इसलिए इसको, ये जो डी.एन. वाडिया है, इनको सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। तो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति, दोनों आप कह सकते हो इसको। किसने किया था इसका खनन? डी.एन. वाडिया। इन्होंने इसका उत्खनन किया था और इनको सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है।
सोन नदी घाटी में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। एच.डी. सांकलिया को सोन घाटी से मानव आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल जो शब्द है, इनका क्या अर्थ होता है? क्या चीजें पेबुल, चॉपर, चॉपिंग? ये क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए उपकरण है, क्वार्टजाइट के। तो अब इसमें जो पेबुल है, इनको बटिकाश्म भी कहा जाता है। जो पानी के बहाव से गोल और चपटे पत्थर बन जाते हैं, जो नदियों में दिखते हैं, इनको बोला जाता है पेबुल, पेबुल या बटिकाश्म। जो पानी से बने हुए हैं। चोपर होता है, ये जो पेबुल है, इस पेबुल के एक किनारे पर धार लगाई जाती है, तो वो बन जाएगा आपका चोपर। चोपर को गंडासा भी बोला जाता है। तो एक तरफ अगर उसमें धार हो गई तो चोपर हो जाएगा, और अगर पेबुल के दोनों किनारों पर धार बना दी जाए तो वो फिर चॉपिंग हो जाएगा, जिसको खंडक बोला जाता है। तो पेबुल मतलब जो नदी में पानी के बहाव से जो चपटे और गोल पत्थर बन गए, उनको बोला जाएगा पेबुल। पेबुल के अगर एक किनारे को धार कर दिया जाए, तिखा कर दिया जाए, तो वो बन जाएगा चॉपर या गंडासा। और अगर दोनों किनारे को धारदार कर दिया जाएगा तो वो चॉपिंग बन जाएगा, जिसको खंडक कहा जाता है। ये हो गया आपका पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। दूसरा आता है हस्त कुठार संस्कृति, जिसको मद्रास संस्कृति या एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को मद्रास के पास पल्लवरम में और अतिरमपक्कम से इसके उपकरण प्राप्त हुए। पहला एशुलियन उपकरण अतिरमपक्कम से मिलता है। इसके अलावा वदमदुरई से भी इसके उपकरण मिले। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले से सोहन नदी संस्कृति और मद्रास संस्कृति दोनों के उपकरण मिले। पूर्व पुरापाषाण काल के अगर मुख्य उपकरण की बात करें तो इसमें आता है एक तो हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है, हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, और विदारणी, जिसको क्लेवर्स बोला जाता है। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग हम देख चुके हैं। पूर्व पुरापाषाण काल के स्थल अगर आप देखोगे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में केरल और सिंध को छोड़ करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके स्थल प्राप्त होते हैं। इसके मुख्य स्थल अगर देखोगे तो सोहन नदी घाटी, राजस्थान का चित्तौड़गढ़, डिडवाना, कश्मीर, मिर्जापुर जो बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, वहाँ की जो कोर्टलियार नदी घाटी है वहाँ पर। इसके अलावा मान जानकार नई ये एक जगह है, पल्लावरम, अतिरमपक्कम, वदमदुरै, ये तमिलनाडु के स्थल है। कर्नाटक का ईसामपुर, आंध्र प्रदेश का कर्नूल, नागार्जुन कोंडा, मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो नर्मदा घाटी है, और नर्मदा घाटी में हथनोरा जो जगह है, यहाँ पर अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में होमो इरेक्टस मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, और भारत में खोजा गया ये प्रागैतिहासिक काल के मानव का प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके अलावा यहाँ से हाथी का भी जीवाश्म मिला है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो तो आपको ये पता होना चाहिए भीमबेटका नर्मदा घाटी क्षेत्र में, और नर्मदा घाटी की हथनोरा से अरुण सोनकिया को 1982 में
क्या मिला इनको? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी का जीवाश्म। अगला आता है इसमें मध्य पुरा पाषाण काल। ये लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का समय है। मध्य पुरा पाषाण संस्कृति की खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी महाराष्ट्र के नेवासा में 1955 ईस्वी में, प्रवरा नदी घाटी में। और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो मध्य पुरा पाषाण संस्कृति खोज हुई 1955। प्रवरा नदी घाटी महाराष्ट्र में इसकी खोज हुई थी, एच.डी. सांकलिया ने करी थी 1955 में। और इन्होंने एच.डी. सांकलिया ने नेवासा को मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप कहा है। यहाँ से उद्योग के साक्ष्य भी मिलते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो इस समय के उपकरण मुख्य रूप से शल्क पर आधारित थे, जो चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट इनके बने होते थे। इससे पहले हमने देखा था कि क्वार्टजाइट के बने हुए थे, और अब बन रहे चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट इनसे बने हुए। इस समय फलक, वेदनी, वेधक, खुरचनी इस प्रकार के औजार बनते थे। एच.डी. सांकलिया ने इसको फलक संस्कृति भी कहा है। इसके अलावा इसको खुरचनी, वेदक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो फलक, वेदक, खुरचनी, वेदनी इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए। इस आधार पर इसको फलक संस्कृति, खुरचनी, वेदक संस्कृति ये भी नाम दिया गया है। मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल आप देखोगे तो महाराष्ट्र का नेवासा, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, गुजरात में सौराष्ट्र, राजस्थान में अजमेर, पुष्कर, और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, ये बेलन घाटी है, चकिया, बिहार का सिंह भूमि, पलामू, इन क्षेत्रों में मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। फिर आता है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल के समय की अगर बात करें तो ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। चालीस हजार से 10,000 ईसा पूर्व से पहले का समय रिवर्स आता है, इसलिए 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरा पाषाण काल को चाकू संस्कृति या फलक तक्षणी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के जो उपकरण है वो फलक पर आधारित थे, और ये भी चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट इनसे बने थे। ये जो समय है ये आधुनिक मानव, जिसको हमने अभी पढ़ा था, प्रज्ञ मानव या होमोसेपियंस, इसका समय है। उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल मध्य प्रदेश में भीमबेटका, यहाँ पर उच्च पुरा पाषाण काल में चित्रकारी की शुरुआत होती है, इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, और ये गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण है। इसके अलावा बाघोर, जोगदहा ये मध्य प्रदेश के स्थान है। महाराष्ट्र में इनाम गांव, पाटने, पाटने या पाटने भी कहा जाता है उसको, तो पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो अंडे का कवर होता है, खोल, उस पर कुरेद करके रेखा चित्रकारी की गई है, तो रेखा चित्रकारी का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। और ऐसी ही रेखा चित्रकारी उत्तर प्रदेश से भी मिली है। शुतुरमुर्ग के अंडे के
छिलके के ऊपर, खोल के ऊपर कुरेद करके रेखा चित्रकारी बनाई गई। इसका प्रमाण महाराष्ट्र के पाटने और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बेलन घाटी और सोन नदी घाटी से कई उच्च पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए। इनका अन्वेषण जी.आर. शर्मा ने किया। बेलन घाटी में प्रयागराज के पास लोहंदा नाला से हड्डी से बनी हुई मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो हड्डी से बनी हुई दुनिया की प्राचीनतम मूर्ति माना जाता है। ये प्रयागराज के पास से प्राप्त हुई है, बेलन घाटी। जगह का नाम है लोहंदा नाला। हड्डियों से बने उपकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुच्छतला चिंतामणि गवी, जगह का नाम है मुच्छतला चिंतामणि गवी। मुच्छतला चिंतामणि गवी, यहां से जो औजार या उपकरण मिले हैं वो अधिकतम हड्डियों से निर्मित है। और मुच्छतला चिंतामणि गवी में ये जो गवी है इसका मतलब होता है गुफा। तो मुच्छतला चिंतामणि गुफा, गुफा है ये, शैलाश्रय। जैसे भीमबेटिका है, भीमबेटिका की तरह ये मुच्छतला चिंतामणि ये भी एक शैलाश्रय है। तो मुच्छतला चिंतामणि गवी की गुफा आप कह सकते हो इसको। आंध्र प्रदेश के कर्नूल, यहाँ पर बिलासुर ग्राम, ये भी एक गुफा है। यहाँ से चूल्हे और राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा, पलेरू घाटी, रेनीगुंटा, ये भी आंध्र प्रदेश के स्थल है। गुजरात में पावागढ़, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, कर्नाटक में सतवादी और मेरल भवी, ये शोरापुर दोआब क्षेत्र है। झारखंड में सिंह भूमि, ये भी आपके उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ये देखा है हमने पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने क्या क्या देखा? निम्न पुरापाषाण, निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल भी इसको कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये सब आते हैं पुरापाषाण काल के अंतर्गत। दूसरा आता है इसमें मध्य पाषाण काल। अभी तक हमने पुरापाषाण पढ़ा, अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय होता है 9000 से लगभग 4000 ईसा पूर्व। इसको होलोसीन युग भी कहा गया है। होलोसीन युग। इस समय जो उपकरण बने हैं वो चेल्सेडोनी से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं और फ्लूटिंग तकनीकी से बने हुए थे। इस समय के उपकरण सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, जिसको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। भारत में इन उपकरणों की सबसे पहले खोज विंध्याचल क्षेत्र में की गई थी। कार्लाइल ने इसको खोजा था 1867 ईस्वी में। स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटिका जो रायसेन में है, आदमगढ़ होशंगाबाद में, और भीमबेटिका में सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। जबकि चित्रकारी की अगर शुरुआत की बात करें तो ये उच्च पुरापाषाण काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ज्यादातर जो चित्र है वो मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटिका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। ये विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे और ये विश्व विरासत स्थल भी है, भोपाल के पास है। जगह का नाम है ओबैदुल्लागंज, जो रायसेन जिले में आता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरण और मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं भीमबेटिका से। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है, जिसकी खोज आर.वी. जोशी ने की, और यहाँ से शैलाश्रय और लगभग 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण मिले। आदमगढ़ और
बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी से भी दो शिलाश्रय मिले हैं, जम्बू द्वीप और भ्रांतनीर। ये भी मध्य पाषाण काल के हैं। राजस्थान के बागोर से पशुपालन के अलावा नर कंकाल और एक प्रॉपर अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है। जो बागोर है ये कोठारी नदी के किनारे है और ये भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। वीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन किया था। सबसे ज्यादा अन्वेषण भी इसी स्थान का हुआ है। तो बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय और महासतियों का टीला भी कहा जाता है। अगर आप राजस्थान से तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में देखोगे आप तो सराय नहर प्रतापगढ़ में है ये, जिसकी खोज केसी ओझा ने की है और इसका जो उत्खनन है वो जीआर शर्मा ने किया है। यहाँ से मानव आक्रमण यानी कि युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव का अस्थि पंजर का अवशेष मिला है। यहाँ से समाधियां मिली है जिसमें 2 पुरुष और 2 स्त्री एक साथ दफनाए हुए हैं, यानी कि युगल समाधि। दमदमा से भी एक कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। सबसे ज्यादा शवादान 41 शवादान दमदमा से ही मिले हैं। और सबसे ज्यादा कंकाल की बात करें तो ये लेखैया से मिले। इसके अलावा हाथीदांत के आभूषण मिले हैं। महदहा से बूचड़ खाना और हड्डियों के आभूषण मिले हैं और युगल समाधि भी मिली यहाँ से। मोराना से चित्र वाले शिलाश्रय मिले हैं जिसमें 2 रथ को घेरे हुए कुछ पैदल सैनिकों का समूह है। एक चित्र है जिसमें 2 रथ को कुछ सैनिकों ने घेरा हुआ है और उनके हाथ में जो भाले और धनुष बाण है, यानी कि इस समय युद्ध शुरू हो चुके थे। इस चित्र को देखकर ऐसा ही लगता है। चौपानी मांडो से अन्नागार मिला है, जंगली चावल मिला है, झोपड़ियां मिली है और हाथ से बने हुए मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। गुजरात के लंगनाथ से गेंडे की हड्डियां प्राप्त हुई है और सूक्ष्म उपकरण मिले, पाषाण उपकरण। इसका खनन एच.डी. साकलिया ने किया है लंगनाच का। कनेवल से भी गेंडा, हिरण, ऊंट, नीलगाय, जंगली सुअर, इनकी हड्डियां मिली है। इसका उत्खनन भी एच.डी. साकलिया ने किया है। और लोटेश्वर ये भी गुजरात में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और स्थलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक का वेल्लारी और संगनकल्लू, तमिलनाडु का टेरी समूह, तिन्नेवेली, पश्चिम बंगाल का वर्धमान और वीरभानपुर, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है सब। मध्य पाषाण काल की विशेषता अगर आप देखोगे तो क्या क्या होगे, तो एक तो अंतिम संस्कार होना प्रारंभ हो गया था और धनुष बाण का प्रयोग करना शुरू कर दिया था मनुष्य ने। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा गया है। गार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति कहा। इनकी पुस्तक है मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो हम अब पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल। यहाँ मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, लगभग 700 ईसा पूर्व का। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है और भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। बोलन नदी या बोलन दर्रे के किनारे गेहूं और कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं और इस समय जो मटर इसकी खेती भी होती थी। यहाँ से पशुपालन की बात करें तो पालतू भैंसे का भी प्रमाण प्राप्त होता है। भारत का पहला नवपाषाण काल का उपकरण ये मिला था लिंगसूर कर्नाटक से, मिडोज टेलर को प्राप्त होता है। स्थल की बात करें तो भारत में खोजा गया पहला नवपाषाण काल का स्थल टोन्स नदी के किनारे था। इसको मैसूरियर ने खोजा था।
और पत्थर की कुल्हाड़ी इस समय का प्रमुख औजार था। ज्यादातर औजार पॉलिश किए हुए पत्थर से बनते थे, इसलिए इसे पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा गया है। इसके स्थलों में कश्मीर में बुर्जहोम, गुफर कराल, कनिष्कपुरा ये प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्जहोम का मतलब होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। यहाँ से खुरदरे, घूसर, मृदभांड मिले। एक घड़े पर सिंह वाले देवता का चित्र मिला है। यहाँ की कब्र से कुत्ते और भेड़िए को मालिक के साथ दफनाया गया है। ऐसी कब्र प्राप्त हुई जिसमें मनुष्य के साथ में उसके पालतू कुत्ते और भेड़िए को भी दफन किया गया है। गुफर कराल, जिसको गुफा कुम्हार की गुफा कहा जाता है, यहाँ से पशुपालन और खेती दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अनाज पीसने और वस्त्र सिलने से परिचित थे यहाँ के लोग। तांबे की हेयरपिन भी यहाँ से मिली है गुफर कराल से। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बात है। चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ यहाँ से, जो नवीनतम खोज के अनुसार ये भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है, लहुरा देव। और ये प्रश्न पूछा गया है। चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, महगड़ा, यहाँ से भी अन्न संग्रह के और अन्न उत्पादक चरण, मतलब अन्न संग्रह से अन्न उत्पादक चरण में संक्रमण का प्रमाण प्राप्त होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो अनाज हो गया उसको इकट्ठा करके रख लेते थे, अब अनाज का उत्पादन भी करना प्रारंभ किया है। चौपानी मांडो से मृदभांड के भी उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, क्योंकि जब अन्न संग्राहक है, अन्न उत्पादक है, और जो एक्सेस अन्न उत्पादन हो रहा है उसको इकट्ठा करके रखना भी है, तो अन्न संग्रह के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ से चौपानी मांडो से मृदभांड के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। महगड़ा से पशु बाड़ा, जिसको आप गौशाला कह सकते हो, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है। कोल्डियावा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण और लोह युग संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। दक्षिण में कर्नाटक का वेल्लारी प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, जिसमें इसकी खोज विलियम फ्रेजर ने की थी। कर्नाटक में ही एक पिकलीहल, यहाँ से राख के टीले मिले, भस्म टीले। माना जाता है कि नवपाषाण काल में जानवरों को एक बाड़े में रखा जाता था और पास में उन जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल होता था, गोबर वगैरह, इनको इकट्ठा किया जाता था और बाद में इसको आग लगा दी जाती थी। तो जलने के बाद जो राख के ढेर बचते थे उनको भस्म टीले कहा गया है। एश माउंट्स या भस्म टीले, राख के ढेर, इनको कहा गया है। सबसे पहले न्यू बोल्ड ने कुपगल, कर्नाटक में इन राख के टीलों की खोज की थी। कुंभकारी का सबसे पहला प्रमाण नवपाषाण काल में मिलता है। नवपाषाण काल में कुंभकारी प्रारंभ हुए। कुंभकारी मतलब चाक का उपयोग शुरू हो गया इसमें। इससे पहले जो बर्तन बनते थे वो हाथ से ही बनाए जाते थे। टेक्कल कोट से सोने की बालियां मिली है, कान में पहनने के आभूषण। इस समय के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, छेनी, बसूले, ये इस समय के नवपाषाण काल के औजार थे। नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, स्थायी जीवन की शुरुआत, ये सब शुरू हो चुका था। क्योंकि अगर आप पशुपालन और कृषि कर रहे हो तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। पशुपालन तो और भी आप घूमते फिरते कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कृषि करनी है तो फिर एक जगह रुकना पड़ेगा। तो इस समय स्थायी जीवन भी शुरू हो गया, कृषि पशुपालन भी चल रहा है। और ज्यादातर आवास आप देखोगे तो पहाड़ियों के आसपास मिलते हैं। इस समय नाव निर्माण की भी शुरुआत हो चुकी। तो ये था नवपाषाण काल। फिर नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। तो नवपाषाण के बाद धातु युग आता है। और ऐसा नहीं है कि रातों रात पत्थर को बंद करके धातु का प्रयोग शुरू हो गया है, साथ में चलते रहे ये। कुछ समय तक पत्थर के उपकरण और साथ में धातु के उपकरणों का प्रयोग होता रहा है। और सबसे पहले जिस धातु की खोज इंसान ने की है, जिसका उपयोग किया है, वो तांबा था, लगभग 5000 ईसा पूर्व। इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया है, क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग हो रहा है।
ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ उपयोग। ताम्रपाषाण युग के ज्यादातर क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में केंद्रित है ताम्रपाषाण काल के स्थल। और ये जो संस्कृति थी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ये ज्यादातर ग्रामीण थी। ज्यादातर ग्रामीण क्यों? क्योंकि बाद में जो जारवे संस्कृति के कुछ क्षेत्र स्थल ऐसे भी मिले जहां पर शहरीकरण शुरू हो चुका था। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पहला स्थल आता है गणेश्वर। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति इसको कहा जाता है। इसका समय है 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक का। अट्ठाईस सौ से 2200 ईसा पूर्व। नीम का थाना ये जगह का नाम है, सीकर में। ये इसका मुख्य केंद्र है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है ये। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नीम का थाना सीकर में पड़ता है। ये इस गणेश्वर संस्कृति का मुख्य केंद्र है। और गणेश्वर संस्कृति को ताम्र युग की सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुरानी है ये 2800 ईसा पूर्व की। और ये जो गणेश्वर है ये प्राग हड़प्पा सभ्यता का स्थल भी है। हड़प्पा काल में यहाँ से तांबे की आपूर्ति होती थी। ये जो जगह है गणेश्वर, ये तांबे की खदानों के पास में ही स्थित है। और मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। यहाँ से तांबे के भाले, तीर, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़िया ऐसे सामान प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आती है जोधपुर संस्कृति। इसका केंद्र होता है साहिबी नदी। साहिबी नदी को साबी नदी भी कहा जाता है। तो ये दोनों गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है। फिर दूसरी इसी में आती है आहड़ संस्कृति, जिसको बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। आहड़ इसका मुख्य स्थल है। आहड़ के अलावा गिलुन, बालाथल ये भी बनास आहड़ संस्कृति के स्थल है। तो आहड़ की बात करें तो आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और बनास नदी की सहायक नदी है बेडश नदी, इसके किनारे पर है ये। और इस बेडश नदी को आहड़ नदी भी कहा जाता है। तो बनास की सहायक नदी बेडश नदी और बेडच या आहड़ दोनों नाम है इसके, इसलिए इसको आहड़ नदी भी कहा जाता है। और आहड़ नदी के नाम पर आहड़ संस्कृति है। और बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा गया है। इसका समय 2100 से 1500 ईसा पूर्व। आहड़ का उत्खनन की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, रत्नचंद्र अग्रवाल, एच डी सांकलिया इन्होंने किया है। और इस आहड़ को ताम्रवती या ताम्बवती भी कहा जाता है। यहाँ से 6 ताम्र मुद्राएं मिली है, जिसमें एक पर यूनानी भाषा में लेख भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सूत काटने के चरखे, पैर से चलने वाली आटा चक्की, मिट्टी और तांबे के दीपक ये भी मिले हैं। कुछ अनाज भी मिले, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। और अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिसको मृदभांड कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से कई सारी लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? आहड़ से। और बेल की, मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है यहाँ से। दूसरा स्थल आता है गिलुंद। ये भी बनास नदी के किनारे पर, ये राजस्थान में है, राजसमंद नदी के किनारे। ये भी बनास नदी के किनारे ही स्थित है, राजसमंद राजस्थान में, जिसका उत्खनन बीबी लाल ने करवाया है। ये एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल है जहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला स्थल है बालाथल। ये नवीनतम ताम्रपाषाण स्थल है जो उदयपुर में स्थित है। और इसका उत्खनन वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ है। खोज भी वी.एन. मिश्रा ने ही करी है और इसका उत्खनन भी इन्होंने ही करवाया है।
यहाँ से दुर्ग जैसा भवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और कुष्ठ रोग का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। अगली आती है इसमें मालवा संस्कृति। इसको आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी कहा जाता है, मालवा संस्कृति को। इसका समय 1700 से 1200 ईसा पूर्व का। आहड़ की उत्तराधिकारी संस्कृति। सबसे बड़ी ताम्र निधि यहीं से प्राप्त होती है, गुनगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में ही है, तो गुनगेरिया से सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त होती है। इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो नवदा टोली, कायथा, महेश्वर, नागदा, एरण, ये इसके मुख्य स्थल है। सबसे अगर प्रमुख विशेषता देखोगे तो पूरे ताम्रपाषाण काल के सबसे उत्कृष्ट मृदभांड, चित्रित काले मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लाल पॉलिश करके उसके ऊपर काले चित्र बनाए गए हैं, तो इनको काले लाल मृदभांड भी कहा जाता है, चित्रित काले लाल मृदभांड। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण युग का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में उत्खनन इसी स्थल पर हुआ है। कायथा ये उज्जैन के पास है, छोटी काली सिंध नदी के किनारे। इसका उत्खनन वी.एस. वाकणकर ने करवाया। प्राक हड़प्पा से लेकर के हड़प्पातर संस्कृति के प्रमाण दिखाई देते हैं यहाँ से, कायथा से। कायथा और एरन ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम किलेबंद बस्तियां है। कायथा से 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है और 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। अगली संस्कृति है इसमें जोरवे संस्कृति। ये महाराष्ट्र में केंद्रित है, मालवा मध्य प्रदेश में थी, और जो गणेश्वर, जोधपुर वगैरह ये जो देखिए राजस्थान की थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है और खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसका समय 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व। पश्चिमी महाराष्ट्र में केंद्रित है और इस संस्कृति की शुरुआत होती है साल्वदा संस्कृति से, जो बाद में जारवे संस्कृति के रूप में बदल जाती है। प्रमुख स्थल की बात करें तो जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, चंदोली, नासिक, नंदुबार, ये जोरवे संस्कृति के स्थल है। इनाम गांव और जो दायमाबाद है, यहाँ से नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जबकि ताम्रपाषाण काल को हमने देखा है कि वो ग्रामीण संस्कृति थी। और इस जारवे संस्कृति में एक खास और है कि टोंटी वाले बर्तन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। जोरवे संस्कृति का पहला स्थल है जोरवे। ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है और हमने देखा था अभी कि प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर एच.डी. सांकलिया और एस.बी. देव इन्होंने उत्खनन करवाया। जारवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर घरों में जो घरों का निर्माण किया गया उसमें अंतर है अलग अलग। मुखिया का घर आयताकार और जो बाकी आम लोग हैं इनकी वृत्ताकार झोपड़ियां थी। मृतकों का अस्थि कलश में रखकर घर में ही गाड़ देते थे, साथ में कुछ बर्तन तांबे की वस्तुएं भी गाड़ते थे। इनका ऐसा मानना था कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अगले जन्म में इन वस्तुएं उसके अगले जन्म में ये वस्तुएं उसके काम आएगी। दूसरा स्थान है दायमाबाद। दायमाबाद ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है और जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान है दायमाबाद। और ये पत्थर की कच्ची दीवार से किले बंद था दायमाबाद। यहाँ से भारी मात्रा में कांसे की भी वस्तुएं मिली है,
खोज की बात करें तो बोपार्टिकर और उत्खनन का कार्य देश पांडे ने किया है। खोज बोपार्टिकर ने की और इसका उत्खनन देश पांडे, एस आर राव, एस एस सली, इन्होंने किया अलग अलग समय में। एक अर्धवृत्ताकार भवन भी मिला है यहाँ से, जिसको माना जाता है कि यह मंदिर रहा होगा दायमाबाद से। एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें एक नग्न व्यक्ति उसको चला रहा है और इसमें दो बैल जुते हुए हैं, कांसे का बना हुआ। अगला स्थान है इनाम गांव। ये इनाम गांव भी किलेबंद बस्ती है और चारों तरफ खाई से घिरी हुई है। इसकी खुदाई एस डी सांकलिया, एम के तवलीकर, अंसारी, इनके नेतृत्व में हुआ। यहाँ से भी मुखिया का घर, माता देवी की मूर्ति, अन्नागार, ये चीजें प्राप्त हुई है। नेवासा से रेशम के धागे और पटसन का साक्ष्य मिला है। पक्की मिट्टी की माता देवी की मूर्ति मिली है। चंदौली से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे की छेनी मिली है। इसके अलावा भी कुछ संस्कृतियां, जैसे सोती संस्कृति, ये राजस्थान के घग्गर हकरा नदी क्षेत्र में अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया है। इसको सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है, सोती संस्कृति को। कुल्लीनाल संस्कृति, ये बलूचिस्तान में है। तो ये थी ताम्रपाषाण काल। इसके बाद महापाषाण काल। महापाषाण काल या महापाषाण संस्कृति, ये प्रायद्वीप भारत में विकसित हुई है। प्रायद्वीप भारत मतलब कि भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है। और महापाषाण काल का मतलब होता है कि बड़े बड़े पत्थरों की संस्कृति। महापाषाण मतलब बड़े पत्थरों की संस्कृति। ग्रीक में इसको मेगालिथिक कहा जाता है। महापाषाण काल में बड़े पत्थरों की समाधियां होती थी, जिसको बृहद पाषाणिक या महापाषाणिक कब्र कहा जाता है। इन कब्र से खुदाई करने पर बड़ी मात्रा में लोहे के औजार प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लोह काल आ गया, ऐसा माना जाता है। महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह युग के बीच का संक्रमण युग है। मतलब ताम्रपाषाण और लोह युग के बीच में ताम्रपाषाण काल है। वीडी कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में महापाषाण कालीन समाधियों का अन्वेषण किया गया है। वीडी कृष्णा स्वामी। इनके नेतृत्व में इसका अन्वेषण किया गया। हालांकि राजस्थान कश्मीर में भी महापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। महूर झारी महाराष्ट्र में है ये। यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी, हल्लूर से तीर और भाले के सिरे प्राप्त हुए हैं। जखेड़ा से लोहे का बना हुआ एक हल का फाल प्राप्त हुआ है। तो ये था महापाषाण कालिक संस्कृति। इसमें आपको महापाषाण काल में जो समाधियां होती है उनके अलग अलग नाम भी है। आपको इनके बारे में भी पढ़ना है कि किसको क्या कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है लोह युग। भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिलता है। काली नदी के किनारे प्राप्त होता है और इस अतरंजी खेड़ा का जो खोज है वो कनिंघम ने की थी और खनन का काम किया था आरसी गौड़ के नेतृत्व में। यहाँ से धातु शोधन की भट्टियों के अवशेष मिले और ऐसा माना जाता है कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले 1300 ईसा पूर्व के लगभग एशिया माइनर की हित्ती नामक जाति ने किया था। तो 1300 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। एशिया माइनर में हित्ती जाति के लोगों ने इसका उपयोग किया है। वेदों में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में मिलता है। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में भारतीयों को लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई थी। दक्षिण भारत के लोगों को 1000 ईसा पूर्व लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया था। मतलब कि
वैदिक काल में उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी मतलब 800 ईसा पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व लोहे की जानकारी इनको मिल चुकी थी। मध्य प्रदेश में एक अगरिया जनजाति है, ये पुरातन या आदिम तकनीकी से लोहा बनाती है, लोहासुर की पूजा भी करती है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में एक अगरिया जनजाति है जो लोहा बनाती है पुरानी तकनीकी से, अब भी बनाती है। तो ये था हमारा प्राचीन भारत। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।